अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग चार्ज। तो नेचुरली ये जो रिंग है जो यहाँ मैं शो कर रही हूँ, ये इस पर चार्ज इम्पार्टेड है, मतलब जो भी चार्ज हमने दिया है वो यूनिफॉर्मली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इससे पहले जो भी मैंने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, वो इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज थी। जो दो प्रॉब्लम्स हमने देखे वो भी इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज की वजह से ही था। पर अब यहाँ पर मैं डेरिवेशन कर रही हूँ एक फाइनाइट लेंथ के लाइन चार्ज का, और वो लाइन चार्ज कैसा है, सर्कुलर रिंग है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग चार्ज एट इट्स सेंट्रल एक्सिस। अब मुझे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसके सेंट्रल एक्सिस पर। तो मेरा एजम्पशन सबसे पहले ये है कि ये वाली जो रिंग चार्ज है इसको मैंने एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से कोइंसाइड हो रहा है, मतलब जेड एक्सिस इसकी सेंट्रल एक्सिस है। तो इस लाइन चार्ज की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है वो इसके सेंट्रल एक्सिस पर, मतलब जेड एक्सिस पर किसी भी एक जनरल पॉइंट पर निकालनी है, जो मैं यहाँ पर पी पॉइंट कंसिडर कर रही हूँ जेड एक्सिस पर। और उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो 0, 5, Z है। मतलब यहाँ पर मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो कर रही हूँ। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉलो कर सकूं इसीलिए यहाँ पर एजम्पशन हमने किया हुआ है कि इसको, इस रिंग को हमने एक्स वाई प्लेन पर रखा हुआ है, ओरिजिन इसका सेंटर है और जेड एक्सिस इसकी सेंट्रल एक्सिस है। तो इन असम्पशंस की वजह से मैं बहुत आसानी से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को एज्यूम कर सकती हूँ। तो इसकी सेंट्रल एक्सिस पर जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रिंग की वजह से, इस रिंग चार्ज की वजह से, उस पॉइंट को मैं P बोल रही हूँ। उसके कोऑर्डिनेट्स जो है 0, मतलब जेड एक्सिस पर रो जो होता है वो 0 होगा। फाई इसका एंगल सेकंड कोऑर्डिनेट, और z जो होगा वो अबाउ द एक्स वाई प्लेन, उसकी हाइट कितनी, तो z एक्सिस। अब फाई एंगल कैसे डिफाइन कर रहे हैं तो वो आगे चल के मैं अभी आपको बताती हूँ, पर इसका सेकंड कोऑर्डिनेट कितना लेंगे, फाई एंगल लेंगे। अब ये तो हो गया हमारी जो प्रॉब्लम, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और हमने एजम्पशंस क्या क्या करके रखे हुए हैं। अब इस पूरे रिंग चार्ज पर जब टोटल चार्ज Q इम्पार्ट किया और वो यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इस रिंग की रेडियस में रो एज्यूम करके चल रही हूँ, तो इसकी जो सरकमफेरेंस की लेंथ होगी वो 2πr, मतलब 2π रो होगी। और 2π रो पर ही मुझे पूरा Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहा है। तो अब इस रिंग का छोटा सा एक सेगमेंट dl लेंथ का, इसकी लेंथ dl है, dl लेंथ के सेगमेंट पर कितना चार्ज एज्यूम कर सकती हूँ मैं, dq। मतलब इस रिंग के सरकमफेरेंस की एक छोटी सी लेंथ, डिफरेंशियल लेंथ dl ले रही हूँ, जिस पर चार्ज कितना एज्यूम करके चल रही हूँ, dq चार्ज एज्यूम करके चल रही हूँ। अब ये डिफरेंशियल लेंथ है, मतलब इसको मैं पॉइंट जैसा भी कंसिडर कर सकती हूँ, तो dq मेरे लिए पॉइंट चार्ज हो गया। अब ये चार्ज कहाँ पर प्लेस्ड होगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे रो, क्योंकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इस dq पॉइंट का या dl डिफरेंशियल लेंथ का, रो। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट रो होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट फाई होगा, क्योंकि ये कैसे प्लेन पर लाई कर रहा है, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, इसी वजह से जेड पर एक्सिस पर प्रेजेंट पी पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, फाई, क्योंकि ये पी पॉइंट भी इसी रेक्टेंगुलर प्लेन पर लाई कर रहा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है। तो चलिए वापस dq के कोऑर्डिनेट्स को समझ लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल के हिसाब से रो होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब रिंग की रेडियस, फाई इसका उस प्लेन पर लाई करता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट फाई हो गया, और एक्स वाई प्लेन पर है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गए। अब सबसे पहले मैं पूरे Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाऊंगी, मैं dq की वजह से P पॉइंट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी। अब ये लाइन चार्ज है तो मुझे इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी एज्यूम करनी पड़ेगी, तो वो यहीं से समझ में आ सकता है कि dl लेंथ पर कितना चार्ज एज्यूम कर रही हूँ मैं, dq। तो लाइन चार्ज डेंसिटी रिंग की जो होगी वो dq अपॉन dl हो जाएगी, मतलब dl क्या कंटेन किए हुए अपने अंदर, dq चार्ज को। अब मैं इस dq की वजह से, इस dq की वजह से P पॉइंट पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रही हूँ, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं DE दे रही हूँ। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैं क्या दे रही हूँ, DE। dq की वजह से P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही लिखा है, लेट DE एट P ड्यू टू dq। और D का एक्सप्रेशन क्या होगा, dq अपॉन 4πε0
आर स्क्वायर ए आर, मतलब एक पॉइंट चार्ज की वजह से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर, और जो फिर डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो अब डिस्टेंस बिटवीन P एंड DQ जो होगा उसको मैं R एज्यूम करके चल रही हूं, तो ये R डिस्टेंस को मैंने स्क्वायर किया तो AR स्क्वायर, और चूंकि इस रिंग पर पॉजिटिव चार्ज लाई करता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन P पर अवे फ्रॉम द रिंग होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो एरो हमारा टुवर्ड्स द P होगा। तो AR यूनिट वेक्टर कैसे एक्ट होगा, ऐसे एक्ट होगा, DQ से अवे टुवर्ड्स P ऐसे एक्ट होगा। तो ये DQ की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, जो कि पॉइंट चार्ज वाला हम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। AR यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा इसके P के कोऑर्डिनेट में से DQ के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके निकलेगा। तो 0 माइनस रो ए रो, फाई माइनस फाई ए फाई, z माइनस 0 ए जेड, और अंडर रूट अपॉन में लेंथ आएगी तो अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका लेंथ हो जाएगा। तो ये पूरा मेरा AR यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया है। तो अब AR यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस रो ए रो प्लस जेड ए जेड अपॉन अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, और इस एक्सप्रेशन में जो आर स्क्वायर था उस आर स्क्वायर को लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। तो डी के एक्सप्रेशन में ये शुरू में मैग्नीट्यूड किसकी वजह से, डी क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर और ए आर का जो लेंथ है वो सब कंबाइन होकर क्यूब हो गया। अब आपको मैं समझा देती हूँ डी क्यू की वजह से रो एल डी एल कैसे आया। तो यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी को देखकर समझ में आ सकता है कि रोएल को मैं लाइन चार्ज डेंसिटी रिंग की डिफाइन करूँ डीक्यू अपॉन डीएल से, तो डीक्यू को डिफाइन कर सकते हैं रोएल इंटू डीएल से, तो वो हम यहाँ पर रोएल इंटू डीएल लिख रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को देखकर समझ में आ रहा है कि डी के दो कंपोनेंट्स है, एक एरो डायरेक्शन का और एक जेड डायरेक्शन का, मतलब रो डायरेक्शन का है एक कंपोनेंट और एक जेड डायरेक्शन का। इसको कैसे समझ सकते हैं, ये डीक्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके अलोंग है, और ये जो है वो डीई है, पर डीई के अब दो कंपोनेंट्स होंगे, एक जेड डायरेक्शन के अलोंग और एक रो डायरेक्शन के अलोंग होगा, मतलब रो वाला ये वाला हो गया, जेड के अलोंग ये होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही डीक्यू और लेते चलेंगे, डीक्यू डीक्यू डीक्यू, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इंटीग्रेशन से, मतलब इनके इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो मैंने इसके ब्रेकअप को लिखा था डीई इलेक्ट्रिक फील्ड थी डीक्यू की वजह से, उसके दो कंपोनेंट्स थे, एक डीई रो कंपोनेंट था या डीई एक वेक्टर था डीई रो, और एक वेक्टर था डीई जेड इलेक्ट्रिक फील्ड का। जब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पी पॉइंट पर पूरे रिंग की वजह से, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो हमने इंटीग्रेशन साइन लगा दिया। जब इंटीग्रेशन साइन लगाया तो समझ में आया कि जैसा DQ यहाँ पर है सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा DQ भी होगा, जिसकी वजह से आफ्टर इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रो डायरेक्शन की एग्जैक्टली अपोजिट आएगी DQ के, मतलब ये DQ और ये DQ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का रो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे DQ सारे DQs की वजह से, ऐसा मुझे बोलना चाहिए, सारे DQs की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो मुझे मिलेगी वो अलोंग Z एक्सिस ही मिलेगी। तो आफ्टर इंटीग्रेशन ये वाली टर्म जो होगी वो कंट्रीब्यूट करेगी 0, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल वाली जो होगी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी वेक्टर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड की वजह से होगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिख रहे हैं हम वो इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड कॉम्पोनेंट और ए जेड, मैं उसका यूनिट वेक्टर अलग से लिख दे रही हूँ। तो ये मैग्नीट्यूड जो है इंटीग्रेशन डी जेड वो हमने कॉपी कर लिया है, तो रो एल डी एल अपॉन 4πε0 z अपॉन रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 और ए जेड यूनिट वेक्टर। अब डी एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एल जो है वो रिंग का सर्कमफेरेंस है, तो 0 to 2π रो ऐसा इंटीग्रेशन इन लिमिट्स के बीच में होगा, मतलब DL जो है उसका जो लोकेशन होगा वो 0 to 2π रो के बीच में वेरी होगा, तो इस हिसाब से ये लिमिट्स डालती है। अब फिगर को देखते हुए हमें समझ में आ रहा है कि DL जो है वो आर्क है, वेरी स्मॉल डिफरेंशियल आर्क एग्जिस्टिंग ओवर रिंग, तो वो DL जो है वो
रो इसकी रेडियस हो गई रिंग की, और ये डीएल आर्क जो है वो सेंटर पर डी फाई एंगल सबटेंड कर रही है। तो डीएल आर्क लेंथ को मैं रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड से रो डी फाई से डिफाइन कर सकती हूँ। तो डीएल को ही हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं रो डी फाई से, तो रो एल बाहर आ गया। जेड भी कांस्टेंट है क्योंकि जिस पॉइंट पर मुझे ई निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग चार्ज, वो पॉइंट मेरा फिक्स है, मतलब जेड मेरा फिक्स है, जेड नहीं बदल रहा है। बदल क्या रहा है, हम डी क्यू की लोकेशन या डीएल की लोकेशन को बदल रहे हैं। तो बदल क्या रहा है हमारा फाई, क्योंकि डी क्यू जब यहाँ होगा तो फाई की वैल्यू 0 होगी, फिर डी क्यू जब यहाँ होगा तो फाई की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ऐसे करते करते जब डी क्यू वाई एक्सिस पे होगा तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो वेरिएबल हमारे लिए क्या है, फाई, पर जेड कांस्टेंट है, और रो भी, रेडियस भी रिंग की कांस्टेंट है। तो उन्हीं सबको देखते हुए रो एल जो है वो लाइन चार्ज डेंसिटी वो कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है। ये सब हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ चुका है। डीएल की जगह हम रो डी फाई रख रहे हैं, और रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट है टू द पावर 3/2। इसे भी आगे मैं बाहर निकाल लूंगी, नेक्स्ट स्टेप में निकाल ही लिया। रो जो तो कांस्टेंट था उसे भी बाहर निकाल लिया। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ डी फाई, इसका इंटीग्रेशन होगा। तो जैसे ही हम डीएल को रो डी फाई से सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे लिमिट्स जो होगी 0 to 2 पाई रो चेंज होकर 0 to 2 पाई में हो जाएगी, मतलब फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। पहले एल के रिस्पेक्ट में थी, अब फाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। तो अब ये हो गया रो एल रो जेड 4 पाई एप्सिलॉन 0 रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये अब इंटीग्रेशन सिर्फ फाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और ये डायरेक्शन उसकी ए जेड हो गई। फाई के रिस्पेक्ट में 1 का होगा तो यहाँ आंसर आएगा इंटीग्रेशन का फाई, लिमिट आ जाएगी 0 to 2 पाई। पूरा हम सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली आता है रो एल रो जेड अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 ए जेड। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है रिंग चार्ज की वजह से उसके सेंट्रल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर। अब अगर ये पॉइंट उसके सेंटर पे ही लाई करता, तो सेंटर पे जब पॉइंट लाई करेगा तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अब मैं जनरल ये निकालना चाहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एट इट्स सेंटर ड्यू टू अ रिंग चार्ज, तो जेड की वैल्यू 0 होते से ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0। मतलब पूरे रिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर हमेशा 0 होती है। सेंट्रल एक्सिस पर अबव रिंग एंड बिलो रिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहोगे उसका मैग्नीट्यूड ये वाला होता है। रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी रिंग की, रो जो है रेडियस है रिंग की, जेड जो है वो रिंग से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है ही। ऐसे ही मैंने रो और जेड डिफाइन कर दिया। ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकल आएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कहां पर, सेंट्रल एक्सिस पर रिंग चार्ज की वजह से। तो ये पूरा डेरिवेशन है और एग्जाम में ये ऐसा ही आता है, तो एज इट इज आप लिख सकते हैं।